राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने पीएफआई के ऊपर एक कार्रवाई देश भर में उसके ठिकानों पर की है। ये छापेमारी दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मदुरई आदि स्थानों पर चल रही है। वहीं पीएफआई को पिछले साल आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत बैन कर दिया गया था। आपको बता दें, संबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के संबंध में एनआईए की छापेमारी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में चल रही है। वहीं एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी एजेंसी के केस नंबर 31/2022 में की गई है, जो पीएफआई और उसके नेताओं और कैडरों की हिंसक और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता से संबंधित है। सभी आरोपी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में हिंसक और गैर कानूनी गतिविधियों के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे। हालांकि एनआईए के अधिकारी इस मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं और ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। ये मामला शुरू में 12 जुलाई 2022 को फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था। इसके बाद एजेंसी ने मामले को फिर से पिछले साल 22 जुलाई को दर्ज किया था। चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ अब सीबीआई टीम भी छानबीन कर रही है। आज सीबीआई की एक टीम दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के घर गई और तलाश ली। आपको बता दें, लगभग 8 लोगों की टीम पुरकायस्थ के घर पर मौजूद थी। टीम ने पुरकायस्थ की पत्नी गीता हरिहरन से पूछताछ की। पुरकायस्थ फिलहाल इस मामले में एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के साथ पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में है। वहीं न्यूज क्लिक के खिलाफ सीबीआई सहित 5 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से एफआईआर दर्ज की थी। उससे पहले दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस से जुड़े अलग अलग मामलों में जांच कर रही थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने न्यूज क्लिक के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सिक्किम में सैलाब की तबाही के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। फिलहाल टूटे हुए रास्तों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अचानक आई बाढ़ से अलग थलग हुए इलाकों में अस्थायी पुल बनाकर तथा अन्य साधनों के जरिए संपर्क बहाल करने पर काम किया जा रहा है। वहीं विभिन्न इलाकों में फंसे टूरिस्टों को निकालने का अभियान भी आज जारी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि सेना और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मी परेशानी में फंसे लोगों तक जरूरी सामान भेजने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने सोमवार तक उत्तर सिक्किम में फंसे तकरीबन 1700 टूरिस्टों में से 26 विदेशियों समेत कुल 690 टूरिस्टों को लाचेन और लाचुंग जैसे शहरों से हवाई मार्ग से निकाला है। उधर मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, इसलिए बाकी के पर्यटकों को अब निकाला जाएगा। आपको बता दें, अचानक आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चुंगथांग इलाके में सेना और सीमा सड़क संगठन के कर्मियों ने पूरे शहर में सड़क से मलबा साफ किया। इससे पहले बाढ़ के कारण राज्य के शेष हिस्सों से कटे राबोम गांव तक जाने के लिए एक पैदल रास्ते को खोला गया है। गांव में 245 लोग फंसे थे और उनमें से 129 कुंदन हाइडल ऊर्जा प्रोजेक्ट के कर्मचारी हैं। लाचुंग में मोबाइल फोन संपर्क बहाल कर दिया गया है, जबकि लाचन घाटी में जल्द ही इसे बहाल किया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव ने बताया कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने स्थानीय लोगों, सेना तथा आईटीबीपी कर्मियों के लिए उत्तर सिक्किम में करीब 58 टन राहत सामग्री भी पहुंचाई। पाकिस्तान के सियालकोट में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी लतीफ पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। लतीफ का नाम भारतीय जांच एजेंसी एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। बता दें, जम्मू कश्मीर से जुड़े कई आतंकवादियों के साथ आतंकी शाहिद लतीफ का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसने अलग अलग आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। एनआईए ने यूएपीए के तहत शाहिद के खिलाफ केस दर्ज किया था। शाहिद मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला का रहने वाला है। वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। वो सियालकोट सेक्टर का कमांडर था, जो भारत में आतंकवादियों को लॉन्च करने की निगरानी और आतंकवादी हमले की योजनाएं बनाने में शामिल रहा था। आपको बता दें, आतंकी शाहिद लतीफ साल 1994 में 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और करीब 16 साल तक भारत की जेल में रहा था। फिर साल 2010 में वाघा के माध्यम से निर्वासित कर दिया गया था। साल 2016 में पंजाब के पठानकोट में
2 जनवरी को जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ ही था। इसके अलावा शाहिद इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक करने के मामले में भी आरोपी था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पठानकोट स्थित एयरबेस पर हमला किया था। हिंद महासागर से जुड़े देशों के संगठन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के विदेश मंत्रियों की बैठक बुधवार को कोलंबो में होगी। बैठक की अध्यक्षता श्रीलंका करेगा, क्योंकि उसे वर्ष 2023 से 25 तक के लिए इस महत्वपूर्ण संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत अभी इसका सह अध्यक्ष नामित किया गया है और वर्ष 2025 से 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस लिहाज से भारत आईओआरए को बहुत ही ज्यादा महत्व दे रहा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोलंबो पहुंच गए हैं, कि उनकी वर्ष 2023 में श्रीलंका की दूसरी यात्रा है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका के विदेशी मंत्री के साथ उनकी मुलाकात में भारत की तरफ से पड़ोसी देश को दी जाने वाली मदद की दूसरी खेप पर भी बात होगी। वहीं कोलंबो पहुंचकर विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो आईओआरए की मंत्रियों की 23वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद अपराध शाखा ने शहर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हमले की धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को हाल ही में एक दहशत भरा मेल मिला था, जिसमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम वही स्टेडियम है जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप के अधिकतर मैचों का आयोजन किया जा रहा है। 14 अक्टूबर को भी यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अधिकारी ने बताया कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसे गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ज्यादा जानकारी दिए बिना बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर एक ईमेल भेजकर दावा किया था कि स्टेडियम में विस्फोट होगा। आरोपी मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल राजकोट के बाहरी इलाके में रह रहा था। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपने फोन से मेल भेजा था, हालांकि इस मेल में उसका नाम नहीं था। रायपुर के कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मोबाइल पर गेम खेलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री कैंडी क्रश गेम खेलते हुए नजर आए, जिसके बाद अब भाजपा ने सीएम बघेल को लेकर चुटकी ली है। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने लिखा, भूपेश जी भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर लें, सरकार तो आनी नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन से संबंधित बैठक में ध्यान देने के बजाय उन्हें कैंडी क्रश खेलना उचित समझा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा, पहले भाजपा को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूँ, भौरा क्यों चलाता हूँ, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूँ, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं। कल एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। अब भाजपा को उस पर ऐतराज है। कैंडी क्रश मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूँ, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है किसे आशीर्वाद देना है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे के 4 महीने बाद 28 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भरतपुर शवागार में मंगलवार शाम से शुरू हुई प्रक्रिया बुधवार सुबह पूरी हुई। इस दौरान सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें, एआईआईएमएस भुवनेश्वर ने नगर निगम को सभी डेड बॉडी डिस्पोज करने की जिम्मेदारी दी थी। पहले 3 शवों को 3 महिलाओं ने मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने वाली महिलाओं ने बताया कि ये शव पुरुषों के थे या महिलाओं के, इनका धर्म या जाति क्या था हम नहीं जानते। वे इंसान थे और इसी नाते हमने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। वहीं बीएमसी की मेयर सुलोचना दास ने बताया कि ये शव पिछले 4 महीने से डीप फ्रीजर में रखे रखे बर्फ में तब्दील हो गए थे। पहचान करना मुश्किल था शव महिला का है या पुरुष का। शवों को मुखाग्नि देने के बाद फूल चुनने के लिए एक एनजीओ की मदद ली गई। बता दें कि इसी साल 2 जून को बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में 297 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 269 शवों को उनके घर वाले ले गए थे। कई लोगों की पहचान डीएनए टेस्ट के आधार पर की गई। हालांकि जून से 28 शव एम्स में ही रखे हुए थे। इन शवों को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट से खरीदे गए 5 डीप फ्रीजर कंटेनर में रखा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। हमारे विधायकों और नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक हमारे खिलाफ 170 केस दर्ज किए गए हैं। 140 फैसले हमारे पक्ष में आए। एक पैसे का घोटाला नहीं मिला। इसके आगे केजरीवाल ने कहा, आप नेताओं के खिलाफ फर्जी मामला चल रहा है। 2 साल से हमारे सीनियर नेताओं को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया और अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की, लेकिन एक भी पैसे का घोटाला नहीं निकला। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, मोदी की चाल और जुबान में अहंकार है।
उनसे सब कोई डरा हुआ है। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि आपको कुचल दिया जाए। आपको बता दें, दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने मंगलवार को 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। कावेरी जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था। इसी बीच बुधवार तमिलनाडु में भी कई ट्रेड यूनियनों ने डेल्टा जिले में बंद का आह्वान किया। ट्रेड यूनियन विरोध करते हुए इस मामले में केंद्र सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग इस बात को लेकर है कि कर्नाटक तमिलनाडु के लिए कावेरी से पर्याप्त मात्रा में जल छोड़े, ताकि उनकी कुरवई धान की फसल बच सके और इसके साथ ही वो सांबा की खेती शुरू कर सके। वहीं इस विवाद पर राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि हमारी सरकार ने 12 जून को कुरवई फसल के लिए मेट्टूर बांध को खोल दिया था। हमारे किसानों ने फसल से संबंधित कार्य जब शुरू किए, तब कर्नाटक सरकार ने इसमें संकट उत्पन्न किया। कर्नाटक ने कावेरी नदी से पर्याप्त जल नहीं छोड़ा, जितना शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था। आपको बता दें कि सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा में भी सर्वसम्मत के साथ एक प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और कर्नाटक को ये निर्देश दे कि वो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के मुताबिक नदी का पानी छोड़े।